सास ससुर की सालगिरह पर देवरानी जेठानी का पहनावा। बेटा प्रिंस, तेरी मौसी ने एक लड़की का रिश्ता बताया तेरे लिए। लड़की एक बहुत ही रईस परिवार से है। माँ रईस कितनी भी हो, मुझे तो बस ये जानना है कि लड़की बड़ी भाभी की तरह पूरे मान मर्यादा के साथ इस घर को संभाल तो लेगी ना। अरे सही कहा बेटा, मेरा भी यही सवाल था कि वो घर तो संभाल लेगी ना। अरे आप लोग भी किस सोच में पड़ गए। अगर मौसी जी रिश्ता बता रही हैं तो लड़की अच्छी होगी। और रही बात मेरी, तो मैं तो वैसे भी थोड़ी ना समझू। थोड़ी समझदार लड़की आएगी तो मुझे ही उससे कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, बहू ठीक कह रही है। अब कावेरी अपनी बड़ी बहू के साथ सृष्टि के घर उसे देखने जाती है, जहाँ सृष्टि ने एक छोटी सी स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहना हुआ होता है। हाँ, ये कावेरी जी, आप कहीं इंतजार कर रही थी। कावेरी अपनी बड़ी बहू के साथ सोफे पर बैठती। सृष्टि अपनी होने वाली सास को चाय देती है। हे भगवान, ये मेरी होने वाली बहू का पहनावा कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है? ऊपर से नीचे तक सारा शरीर दिख रहा है। वहीं सृष्टि अपनी जेठानी को साड़ी में देखकर, ओह गॉड, ये मेरी होने वाली जेठानी ने इतनी गर्मी में इतनी भारी साड़ी क्यों पहन रखी है? ऊपर से सर पर पल्लू भी कर रखा है। आज के टाइम पर कौन करता है इतना? तभी कावेरी कहती है, सृष्टि, मेरी होने वाली बहू, तुम क्या हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हो? हाँ माँ जी, मुझे ऐसे कपड़े पहनना ही पसंद है। साड़ी वगैरह मैं संभाल नहीं पाती हूँ। चुप कर दो, ये तो कुछ भी बोलती है कावेरी जी। अभी बस इसने पहन रखा है ये सब, पर शादी के बाद ये साड़ी ही पहनेगी। हाँ हाँ, बस फिर ठीक है। अब कावेरी पूरी विधि विधान के साथ प्रेम की शादी सृष्टि से करवा देती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। वाह भाभी, आपका ये लहंगा तो काफी स्टाइलिश है। हाँ, ये मैंने खुद डिजाइन करवाया था मल्होत्रा स्टूडियो में जाकर। जानती हो ना, काफी जाना माना स्टूडियो है। हाँ हाँ, सुना तो है मैंने भी, पर कभी गई नहीं। अच्छा देवरानी जी, जाइए अब आप आराम कर लीजिए। अब अगले दिन सुबह सृष्टि स्टाइलिश वन पीस में अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती। सभी लोग खाने से ज्यादा सृष्टि के कपड़े को घूरते हुए कहते हैं, अरे सृष्टि, ये क्या पहना हुआ है तुमने? हाँ भाभी, वैसे आपका ड्रेस काफी छोटी है। देखो, मैं तो यहाँ खाना ही नहीं खा पाऊंगा। मेरा खाना बड़ी बहू तुम कमरे में ही भिजवा देना। अरे आप लोग ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं मेरा पहनावा देखकर? अरे इतना भी बुरा नहीं है, आजकल यही सब पहना जाता है। बहू, पहना जाता होगा, पर मैंने तो कहा था ना कि घर में साड़ी ही पहननी है, पर फिर भी तूने अपने मन की ही की। अब सेजल अपने ससुर का खाना सर पर हल्का घूंघट करके उनके कमरे में देने जाती है। लीजिए पापा जी, खाना खा लीजिए। ठीक है बहू, रख दे, मैं खा लेता हूँ। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और एक दिन श्यामलाल और कावेरी अपने कमरे में बैठकर आपस में बातें करते हुए, सुनिए जी, 3 दिन बाद हम दोनों की 40वीं सालगिरह है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, और याद भी कैसे रहेगा, आज तक कभी मनाया ही नहीं सालगिरह। तभी कमरे में चाय लेकर आती देवरानी जेठानी ये सब सुनकर, कभी नहीं मनाया तो क्या हुआ पापा जी, अब मना लेते हैं ना आपकी 40वीं सालगिरह। नहीं नहीं बहू, कैसी बात कर रही हो? लोग बात क्या कहेंगे, बुढ़ापे में जवानी चढ़ रही है। ऐसा नहीं है पापा जी, आजकल तो सभी लोग अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करते हैं। हाँ माँ जी, देवरानी जी सही कहती हैं, आपको अपनी सालगिरह मनानी चाहिए। तभी घर के बाकी सदस्य भी कमरे के अंदर आते हैं। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, तुम दोनों मिलकर अब माँ पापा के 40वें सालगिरह की तैयारी करो। हाँ, और सृष्टि कपड़ों की सारी शॉपिंग का तुम देख लेना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। बड़ी भाभी, आप घर संभाल लेना। ठीक है देवर जी। क्या कपड़ों की शॉपिंग के सारे पैसे मुझे मिलेंगे? अब देखना मम्मी पापा की सालगिरह में सबसे अच्छा पहनावा तो सिर्फ मेरा ही होगा। अब अगले दिन सृष्टि, अच्छा जेठानी जी, मैं माँ जी के लिए मेहंदी की रस्म के लिए ड्रेस लेने के लिए जा रही हूँ, आप तब तक घर की साज सजावट कर लेना। ठीक है देवरानी जी। अरे बहू, अपनी जेठानी को भी ले जा अपने साथ। अरे माँ जी को भी अभी ही बोलना था, अगर जेठानी जी को अपने साथ लेकर गई तो ये भी मेरी तरह मॉडर्न कपड़े खरीद लेंगे और फिर सालगिरह पर हम दोनों देवरानी जेठानी का पहनावा सेम होगा। नहीं माँ जी, जेठानी जी को घर पर ही रहने दीजिए, घर भी तो देखना जरूरी है। हाँ माँ जी, मैं घर पर ही ठीक हूँ। अब सृष्टि शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाती है, जहाँ एक ठेले पर सस्ती साड़ियाँ बिक रही होती हैं। भरो 400 की 4 साड़ियाँ, 400 की 4 साड़ियाँ भरो। क्या 400 की 4 साड़ियाँ? इतनी साड़ी में तो माँ जी की सालगिरह अच्छे से बन जाएगी। एक काम करती हूँ, माँ जी के लिए उनकी सालगिरह की साड़ी ठेले से ही ले लेती हूँ और अपने सारे कपड़े मॉल से लूंगी। अब सृष्टि सस्ती सस्ती साड़ियों के साथ बगल के ठेले से ही अपने ससुर के लिए सस्ता कुर्ता पजामा भी खरीद लेती है। वहीं सेजल घर का काम करती हुई, ये भगवान, मुझे तो मशीन पर अपनी साड़ी का ब्लाउज भी सीना था। अब सेजल घर की साफ सफाई करके मशीन पर अपना ब्लाउज सिलने लगती है।
अरे सालगिरह की तैयारी करने में मैं तो भूल ही गई कि माँ जी के लिए तो कोई उपहार लिया ही नहीं। एक काम करती हूँ, माँ जी और पापा जी के लिए अपने हाथ से सिलकर कपड़े तैयार करती हूँ, उन्हें पसंद आएगा। अब अगले दिन कावेरी और श्यामलाल की मेहंदी की रस्म होती है। पूरे घर को अच्छे से सजाया जाता है। माँ जी पापा जी ये लीजिए आपकी मेहंदी की ड्रेस, पहन कर आ जाइए। अब कावेरी और श्यामलाल अपनी मेहंदी की ड्रेस पहनकर मेहंदी लगवाने बैठते। धीरे धीरे घर में रिश्तेदार भी आना शुरू कर देते। कुछ देर बाद वहाँ सृष्टि एक डिजाइनर 1 पीस ग्रीन कलर का गाउन पहन कर आती है और वह पड़ोस की लड़कियों के साथ नाचने लगती है। और ये बिमला, ये कावेरी ने अपनी मेहंदी की रस्म में इतनी फीकी सी साड़ी क्यों पहन रखी? ऐसी साड़ी तो कोई नौकरानी भी नहीं पहनती आजकल। अरे ये भाभी अपने लिए इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस और माँ के लिए इतनी सिंपल सी साड़ी क्यों लेकर आई है? अरे सुषमा तू ये सब छोड़, उधर देख सास ससुर की सालगिरह में दोनों देवरानी जेठानी के पहनावे में जमीन आसमान का अंतर है। बड़ी बहू को देखो कितनी सुंदर सी साड़ी पहन कर रखी, वहीं छोटी बहू को देखो इतने छोटे से कपड़े पहनकर नाच रही, चारों तरफ से शरीर दिख रहा है। राम राम, शर्म लिहाज तो है ही नहीं। अब इसी तरह अगले दिन कावेरी और श्यामलाल के लिए एक बहुत बड़ा हॉल बुक किया जाता है, जहाँ कावेरी एक सिंपल सी साड़ी और श्यामलाल एक सिंपल सी कुर्ते पजामे में स्टेज पर खड़े होते हैं। स्टेज के नीचे रिश्तेदारों की भीड़ खड़ी होती है। वहीं सृष्टि ने एक स्टाइलिश 1 पीस गाउन पहना हुआ होता है। अरे ललिता, ये कावेरी और कावेरी के पति ने इतने फटीचर से कपड़े क्यों पहन रखे? आखिर आज इनकी सालगिरह है भाई। अरे अच्छे कपड़े पहने की कहाँ से, जब सारा पैसा बहू ने अपने ही कपड़े पर खर्च कर दिया हो। देख रही हो छोटी बहू को कितना स्टाइलिश गाउन पहन कर रखी है। बड़ी बहू को तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, वो तो बेचारी सिंपल पहनावे में है। अरे जब औकात ही नहीं थी इतने बड़े हॉल में सालगिरह मनाने की तो क्यों ही बुक करा इतना बड़ा हॉल? अरे जरा इनके कपड़े तो देखो, ऐसे कपड़े तो कोई फकीर भी नहीं पहनता। तभी ये सारी बातें सुनकर कावेरी के दोनों बेटे सृष्टि से कहते हैं, कावेरी तुम इतनी बड़ी सेल्फिश निकलोगी मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने तुम्हें पैसे दिए थे मम्मी के सालगिरह पर उनके लिए अच्छे कपड़े खरीदने के लिए, और तुमने तो सिर्फ और सिर्फ अपने पहनावे पर ध्यान दिया। हाँ भैया, और आज इन्हीं की वजह से पार्टी में आए सभी गेस्ट मम्मी पापा का मजाक बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टेज पर खड़े श्यामलाल कावेरी लोगों की बातें सुनकर निराश खड़े होते हैं। तभी उनकी बहू सेजल आती है। माँ जी, मैं घर के कामों में आपको आपका उपहार देना तो भूल गई। मैंने आपकी सालगिरह पर आपके लिए एक सुंदर सी साड़ी और पापा जी के लिए कोट पैंट सिलाए। अगर आप उन्हें पहन लेते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अब चेंजिंग रूम में जाकर श्यामलाल और कावेरी सेजल के दिए हुए कपड़े पहनकर स्टेज पर आते हैं। तभी ये सब कुछ प्रिंस हरीश, चंचल, सृष्टि देखकर, देखो सृष्टि, सीखो भाभी से कुछ। उन्होंने अपने पहनावे पर न ध्यान देकर सिर्फ और सिर्फ माँ और पापा के लिए अपने हाथों से सुंदर कपड़े सिले ताकि वो अच्छे दिख सके। आप लोग सही कह रहे हैं, मुझसे गलती हो गई। सच में मैं सेल्फिश की तरह सिर्फ अपने पहनावे पर ही ध्यान दे रही थी। असली सालगिरह माँ जी पापा जी की तो जेठानी जी ने ही मनाई है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। अब दोनों भाई सृष्टि को माफ कर देते हैं, जिसके बाद सभी लोग स्टेज पर आते हैं और अपनी मम्मी पापा के ऊपर गुलाब के फूलों की बारिश करते हैं। फिर श्यामलाल और कावेरी एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं, जिसके बाद दोनों खुशी खुशी केक को कट करते हैं। विश यू वेरी हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा जी। माँ जी पापा जी, आप दोनों को शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। ये लीजिए मम्मी पापा जी, मैंने आप लोगों की सालगिरह पर ये गोल्ड की रिंग बनवाई थी। ये रिंग आप दोनों एक दूसरे के हाथों में पहनाइए। कावेरी और श्यामलाल एक दूसरे के हाथों में अंगूठी पहनाते हैं, जिसके बाद सभी लोग तेज तेज तालियां बजाते हैं। अब हुआ ना सही मायने में दोनों देवरानी जेठानी के सास ससुर की 40वीं सालगिरह। इसे कहते हैं असली सालगिरह मनाना। आंधी तूफान में भी 50 लोगों का खाना अकेली देवरानी जेठानी बनाएंगी। पूजा क्या कर रही हो? जल्दी खाना बनाओ, बारिश और आंधी तेज हो रही है, मुझसे ये छाता संभल नहीं रहा है। 50 सदस्यों का खाना बनाना आसान है क्या निधि? अभी थोड़ी देर यूं ही आंधी बारिश में छाता कसकर पकड़कर खड़ी रहो। क्या मेरी तरह आप भी यही सोच रहे हैं कि ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो पूजा और निधि इतनी तेज आंधी बारिश में 50 सदस्यों का खाना आंगन में बैठकर चूल्हे पर बना रही है? अगर हाँ तो चलिए आप भी मेरे साथ कहानी में थोड़ा पीछे आओ। बहुरानी कलश गिराकर घर में रह रहे बड़े बुजुर्ग का पैर छूकर घर के अंदर आओ। अब पूजा आगे आगे और निधि उसके पीछे पीछे। सभी का पैर छू रही होती है कि तभी पूजा का पैर निधि के हाथ पर पड़ता है। निधि चिल्लाती हुई, हाँ जेठानी जी, मार डाला आपने तो, मेरी तो उंगलियां ही सन्नू हो गई। सॉरी देवरानी जी, इतने सारे जनों का पैर छूते छूते मुझे पता ही नहीं चला तुम्हारा हाथ कब मेरे पैर के नीचे आ गया। चलो चलो कोई बात नहीं, इतनी छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है। अगले दिन सुबह देवरानी जेठानी रसोई में सब्जियों को काट रही होती हैं। अरे बहू, तुम दोनों सब्जी भी काटने लगी। मैं तो बताना ही भूल गई कि सब्जी रसोई में बहुत कम थी।
नहीं माँ जी, इतनी सब्जी थी कि हमारा पूरा परिवार खा लेता। अरे बहू, तुम ये 2 सब्जी में अपना 30 से 40 जनों का परिवार खिला लेती। क्या 30 से 40 जनों का परिवार? इसका मतलब बाहर बैठे वो लोग मेहमान नहीं, घर के सदस्य हैं। अच्छा माँ जी, 30 से 40 जने। हाँ, फिर तो जरूरत पड़ेगी। लाइए, आप इन्हें यहाँ रख दीजिए। पकड़ो और जल्दी से बना लेना। अब दोनों देवरानी जेठानी कई तरह की सब्जियों को काट कर धोकर बना रही होती हैं। करीबन 1 घंटे बाद निशा और पूजा रसोई में आती हैं। भाभी, अब तक खाना नहीं बना क्या? और कितना टाइम लगेगा भाभी? मुझे और भैया को ऑफिस जाना है। बस बन ही गया था, तो थोड़ी देर का समय और दे दो। अब पूजा और निधि 2-2.5 घंटे का समय लेकर पूरे परिवार का खाना बनाकर तैयार कर लेती हैं। अब इतना बड़ा परिवार होने के कारण सभी लोग एक साथ डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठ पाते, इसीलिए एक तरफ आधे सदस्य का खाना निधि चटाई पर लगाती है, दूसरी तरफ पूजा बाकी सदस्यों का खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती है। बहू, खाना तो ठीक है, बस नमक कम है। हाँ बहू, नमक मिर्च का हिसाब बहुत गड़बड़ाया हुआ है खाने में। सिया, मुझे जरा दाल मखनी देना। उसके बाद भाभी इस तरफ चटाई पर हमें भी दाल दे देना। अब सब्जी खराब है तो दाल तो खा ही सकते हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी दौड़ के चटाई के पास तो दौड़ के डाइनिंग टेबल के पास भाग भाग कर घर वालों को खाना खिलाती हैं। तभी कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। बहू, दरवाजा खोल, कब से डोरबेल बज रही है? जी माँ जी, अभी खोलती हूँ। पूजा और निधि आकर दरवाजा खोलती हैं, जहाँ उनकी दोनों शादीशुदा पति, सास और बच्चे को लेकर दरवाजे पर खड़ी होती हैं। आशा ये देख के, अरे मेरी दोनों पोती यहाँ अचानक। हाँ दादी, हम दोनों बहन के पति को छुट्टी नहीं मिल पाई थी ना शादी के समय, इसलिए हमने सोचा कि अब जब छुट्टी मिल गई है तो शादी के अगले दिन ही पहुंच जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम सबको एक साथ देखकर बहुत खुशी हुई। दूर खड़ी निधि, 41, 42, 45, हे भगवान, ये तो पूरे 50 जने हो गए। इसका मतलब अब हम दोनों देवरानी जेठानी को अकेले 50 जने का खाना बनाना पड़ेगा। अगले दिन देवरानी जेठानी 50 लोगों का खाना रसोई में बना रही होती हैं कि तभी वहां पर राधिका और रूपा आकर, बड़ी भाभी, छोटी भाभी, जब तक हम लोग यहाँ पर हैं गैस पर खाना मत बनाना, क्योंकि हमारा पूरा परिवार गांव से है और हम सबको चूल्हे का खाना खाने की आदत है। तभी वहां आती सुषमा। हाँ बहू, और मैंने भी आंगन में मिट्टी लाकर रख दिया, जा सबका खाना चूल्हे पर ही बना देना। एक और बात भाभी जी, मेरी सास की टील बोन में शिकायत है, इसीलिए वो डाइनिंग टेबल पर नहीं अपने कमरे में ही खाना खाएंगी। ठीक है, हम उनका खाना कमरे में ही पहुंचा देंगे। अब दोनों देवरानी जेठानी रसोई से मसाले के डिब्बे, जरूरी सामान उठाकर आंगन में आती हैं और मिट्टी से चूल्हा तैयार करती हैं। चूल्हा बन गया, अब खाना बना लेते हैं। निधि और पूजा जैसे ही खाना बनाने के लिए लकड़ियां जोड़ती हैं कि तभी तेज तेज आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं और चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं और तेज तेज बारिश आने लगती है। अरे निधि, बारिश तो बहुत तेज आ रही है। चलो थोड़ी देर वहां खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ घर के सदस्य, सुषमा जी, अब तक खाना नहीं बना क्या? बन गया होगा, रुकिए मैं देख कर आती हूँ। बाहर आकर सुषमा, अरे तुम दोनों देवरानी जेठानी यहाँ क्यों खड़ी हो? सभी लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे तो तुम मेहमानों के आगे हमारी नाक कटवा दोगी। पर माँ जी, बारिश हो रही है। अरे इतनी भी बारिश नहीं हो रही, थोड़ा दिमाग लगाओ और खाना बनाओ। जाओ कमरे से छाता लेकर आओ। अब पूजा कमरे से छाता लेकर आती है और निधि छाता पकड़ती है। वहीं तेज बारिश और आंधी में पूजा खाना बनाती है, तब छाता पकड़ के दोनों देवरानी जेठानी खाना घर में लाती हैं। फिर वो दोनों आधे सदस्य का खाना डाइनिंग टेबल पर, आधे सदस्य का खाना जमीन पर, वहीं दोनों बड़ी नंदों की सास का खाना उनके कमरे में देकर आती हैं। देवरानी जी, में तो हवा टाइट हो गई है। हवा टाइट नहीं होगी तो और क्या ही होगा जेठानी जी। पहले तो हम जेठानी देवरानी अकेले 50 जनों का खाना बनाती हैं, उसके बाद 50-50 जनों को अलग अलग जगह पर जाकर खाना खिलाती हैं। तभी कमरे में बैठी पुष्पा, बहू रोटी खत्म हो गई, जरा भिजवाना। भाभी, माँ को रोटी पहुँचा दो जरा। छोटी मामी मुझे भी खाना दीजिए ना, मैं खेल खेल कर खाना खाता हूँ। रुको, मैं अभी तुम्हें खिलाती हूँ। अब कमरे में रोटियां पहुंचाने के बाद निधि बच्चों को भी चक्कर काट काट कर खाना खिला रही होती है। अब अगले दिन पूजा और निधि मिलकर चूल्हे के पास एक पन्नी का तिरपाल लगा देती हैं। ये ठीक किया बहू, अब इस तिरपाल के नीचे बैठकर तुम आराम से चूल्हे पर खाना बना पाओगी। माँ जी। अब दोनों देवरानी जेठानी चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है कि तभी अचानक फिर से बादलों में बिजलियां फटने लगती हैं और तेज तेज धूल मिट्टी के साथ आंधी शुरू हो जाती है, जिससे आसपास का सारा कूड़ा आकर चूल्हे के पास इकट्ठा हो जाता है। अरे ये क्या, आंधी के कारण दुनिया भर का कूड़ा कचरा हमारे चूल्हे के पास आकर इकट्ठा हो गया है। खाना भी गंदा हो गया है। चलो अब पहले से साफ करते हैं, फिर दूसरा खाना बनाएंगे।
अब झाड़ू लगाकर पूजा और निधि सारा कचरा साफ करती है और फिर से खाना बनाना शुरू करती है कि तभी इस बार बिजली कड़कने के साथ साथ तेज तेज बारिश भी आनी शुरू हो जाती है, जिससे सारे बने हुए खाने में पानी भर जाता है। हे भगवान, गरीबी में आटा गीला, इतनी मेहनत से दूसरी बार खाना बनाया था वो भी खराब हो गया। तभी वहां आता राम और विजय। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया? जी खाना तो बन गया था, पर थोड़ी देर पहले इतनी तेज आंधी और बारिश आई कि सारा खाना खराब हो गया। आप बोलिए ना माँ जी को कि हमें घर में खाना बनाने दें। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है बाहर खाना बनाना, और वैसे भी गर्मी का मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तुम्हें तो मजा आना चाहिए यहाँ खाना बना के। अब जैसे तैसे बारिश में भीगती हुई खाना बनाकर दोनों देवरानी जेठानी घर के 50 सदस्यों को खाना खिलाती हैं। इसी तरह अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी चूल्हे पर खाना बना रही होती हैं कि तेज बारिश पर आंधी में उनका बना बनाया खाना हवा में उड़ के पड़ोस की बिमला के मुंह पर गिरता है। सब्जी से लथपथ हुई बिमला सुषमा के घर आकर, ये क्या तरीका है सुषमा तेरी बहू का खाना बनाने का? आज तेरी बहू के चक्कर में गरम गरम खाना मेरे शरीर पर गिर गया। गलती हो गई बिमला, माफ कर दे। ये मौसम भी तो आजकल अचानक ही खराब हो जाता है। इस बार छोड़ दिया पर आगे हुआ तो अंजाम बुरा होगा। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी परिवार के सदस्यों के कानों में जू तक नहीं रेंगती। तभी एक दिन जब दोनों देवरानी जेठानी चूल्हे के पास बैठकर खाना बना रही होती हैं कि तभी अचानक से तेज तेज आंधी और बारिश शुरू होती है, जिसके कारण पड़ोस की छत पर लगा एंटीना हवा में उड़ता हुआ आकर पूजा और निधि के सर पर गिरता है, जिससे उन्हें गहरी चोट आती है। पड़ोस की भीड़ वहां इकट्ठी हो जाती है। घर के 50 सदस्य भी बाहर आते हैं। हाँ राम, दोनों बहू के सर पर तो बहुत गहरी चोट आई है। इन लोगों ने भी बहू का तमाशा बना कर रखा है। कसाई सास भी अपनी बहू पर इतना जुल्म नहीं करती होगी जितना तुम 500 सदस्य अकेली देवरानी जेठानी के ऊपर करती हो। पड़ोस के ताने सुनकर परिवार के हर एक सदस्य की आंखों में शर्मिंदगी होती है और वह अपनी बहू को उठाकर अस्पताल लेकर जाते हैं। सर पर गहरी चोट है, दवाइयों से रिकवर हो जाएगा। बाकी आप अपनी दोनों बहू को अच्छे से ध्यान से रखिए। बहू हमें माफ कर दो, हम कभी तुम्हारी परेशानियों को नहीं समझ पाए और आंधी बारिश जैसे भयंकर तूफान में भी तुम दोनों देवरानी जेठानी से 50-50 सदस्यों का खाना अकेले बनवाते रहे। हमें भी माफ कर दो भाभी, हमारी वजह से आपको खुले में खाना बनाना पड़ रहा था। कोई बात नहीं, आप सभी देर से ही सही पर हमारी तकलीफों को समझ पाए, हमारे लिए यही बहुत है। इस हादसे के बाद से घर का हर एक सदस्य पूजा और निधि का रसोई में मदद करवाने लगते हैं, जिससे अब उन्हें खाना बनाने के साथ साथ आराम करने का मौका भी मिल जाया करता था।